नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स। अब ये ऐसे हेडफोन्स होते हैं जिन्हें अगर तुम पहन लो तो तुम्हें बाहर की नॉइज बिल्कुल भी सुनाई नहीं देने वाली है। अब इसी के वर्किंग को समझने के लिए हम पढ़ने वाले हैं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में। तो आओ देखते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास एक ऑसिलेटर है जो कि सिंपल हार्मोनिक वेव्स को जनरेट कर सकता है। अब ये ऑसिलेटर किसी भी मीडियम में वेव्स को जनरेट कर सकता है। यहाँ पे कोई रस्सी हो सकती है और रस्सी में ऐसी वेव्स को बना सकता है, या फिर अगर मैं इसे वाटर से अटैच कर दूं तो ऐसी ये वाटर वेव जनरेट कर सकता है, या फिर ये एयर में साउंड वेव ऐसी जनरेट कर सकता है। अब देखो, हर एक केस में जो चीज़ें होंगी ना वो बिल्कुल ही सेम होने वाली है। यहाँ इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हम एक रस्सी को ले लेते हैं और ये सोर्स एक रस्सी में ऐसी वेव जनरेट कर रहा है, मान लो। अब मेरे पास एक और ऑसिलेटर है जो कि बिल्कुल ही सेम एम्पलीट्यूड और सेम वेवलेंथ की वेव को जनरेट कर सकता है किसी और रस्सी में। अब मैं क्या करने वाला हूं कि इस ऑसिलेटर को उठा के पहली वाली ऑसिलेटर के ऊपर डाल दूंगा, ताकि ये दोनों ऑसिलेटर ये वेव्स को छोड़ सके सेम रस्सी के अंदर। ये दोनों ही सेम रस्सी से अटैच्ड हैं, मान लो किसी तरह मैंने अटैच कर दिया है, ठीक है। अब दोनों वेव्स क्योंकि सेम रस्सी के अंदर जा रही हैं, यानी कि ये ओवरलैप करने वाली हैं, यानी कि इंटरफेयर करने वाली हैं। इसे हम कहते हैं वेव इंटरफेरेंस। अब इसके बारे में हमने डिटेल में बात कर रखा है कुछ पिछले वीडियोस में, तो अगर तुम्हें ये याद नहीं आ रहा हो तो मैं चाहूंगा कि तुम एक बार वेव इंटरफेरेंस का वीडियो देख के आ जाओ। अब अगर मुझे ये पता लगाना है कि फाइनल वेव कैसी दिखने वाली है, तो उसके लिए मैं दोनों वेव्स के कंट्रीब्यूशन को ऐड कर देने वाला हूँ हर एक जगह पे। मान लो कि किसी भी पोजीशन पे वेव नंबर 1 के कारण कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ y1 और वेव नंबर 2 के कारण डिस्प्लेसमेंट हुआ कुछ y2, तो जो फाइनल वेव की डिस्प्लेसमेंट होगी ना वो होने वाली है y1 प्लस y2 के बराबर। तो आओ देखते हैं कि हमारी रस्सी का शेप फाइनली क्या होने वाला है जब ये दोनों वेव साथ साथ उस रस्सी में ट्रैवल करें, इंटरफेयर करते हुए ट्रैवल करें। तो यहाँ मेजरमेंट लेने के लिए मैंने बैकग्राउंड में कुछ लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। अब मान लो कि स्टार्टिंग में हमारी रस्सी ये इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे थी, ये यहाँ इक्विलिब्रियम पोजीशन पे थी। हाँ, अब इस पोजीशन पे बात करते हैं। यहाँ पे वेव 1 के कारण रस्सी की डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए कुछ 1 यूनिट्स ऊपर की तरफ, और वेव 2 के कारण भी सेम डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए 1 यूनिट्स ऊपर की तरफ। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ये हो जाने वाला है वेव 1 का डिस्प्लेसमेंट प्लस वेव 2 का डिस्प्लेसमेंट, यानी कि 1 प्लस 1 यानी कि 2 यूनिट्स डिस्प्लेस होने वाली है हमारी वेव यहाँ पे, फाइनल वेव, टोटल वेव। और यहाँ पे दोनों वेव्स के कारण डिस्प्लेसमेंट होगा 0, तो नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाना चाहिए 0। और यहाँ पे दोनों वेव्स के कारण डिस्प्लेसमेंट हो रहा है -1 का, तो यानी कि नेट डिस्प्लेसमेंट होगा -1 यानी कि -2। फिर यहाँ पे 0 और फिर यहाँ पे +2। तो अगर मैं फाइनल वेव को देखूं तो फाइनल वेव कुछ ऐसी लगने वाली है, एक बड़ी कॉस की वेव। अब देखो, इस पूरे फिनोमेना को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब दो वेव्स इंटरफेयर करें कुछ ऐसे कि फाइनल वेव उन दोनों से बड़ी हो, तो उसे हम कह देते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि ये दोनों वेव्स मिलके एक नई वेव को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अब वैसे देखो, ये जो इंटरफेरेंस है ये परफेक्टली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है या फिर टोटली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जहां पे पहली वेव की पीक है वहां पे दूसरी वेव की भी पीक है, और इन दोनों की वैल्यूज ये भी सेम पोजीशन पे है, और ये दोनों साथ साथ ही 0 भी हो रहे हैं, यानी कि ये दोनों वेव्स कंप्लीटली ओवरलैप कर रहे हैं। और इस केस में जो नई वेव बनती है ये मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की होती है, इसलिए इसे हम कह देते हैं परफेक्टली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब देखो, हो सकता था कि दूसरी वाली वेव ये थोड़ी सी शिफ्टेड होती ताकि इन दोनों की पीक्स कंप्लीटली ओवरलैप नहीं करें। तो इस केस में भी जो तुम्हें इंटरफेरेंस की वेव मिलेगी ना, फाइनल वेव, ये दोनों वेव से तो बड़ी होगी, ये होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, लेकिन ये मैक्सिमम नहीं होगी। तो इसलिए जब दोनों वेव्स की पीक अलाइंड हो, यानी कि एक ही पोजीशन पे हो, तो उसे हम कह देते हैं कंप्लीटली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब आप बात करते हैं एक और टाइप की इंटरफेरेंस के बारे में, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे एक और सोर्स है जो कि वेव जनरेट कर रहा है। देखो, ये पहली वाली सोर्स ये तो वेव को जनरेट कर रही है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से। अब ये दूसरी वाली सोर्स ये जनरेट कर रही है वेव को मिनिमम डिस्प्लेसमेंट से। अब यानी कि इसका मतलब कि ये दूसरी वाली वेव ये कुछ आधी साइकिल आगे या पीछे है पहली वाली वेव से। अब देखो, एक कंप्लीट साइकिल में होते हैं 2 पाई रेडियंस, यानी कि आधी साइकिल में हो जाएंगे पाई रेडियंस। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ये दूसरी वाली वेव ये कुछ पाई आगे या पीछे है पहली वाली वेव से, या फिर ये पाई शिफ्टेड है पहली वाली वेव के कंपैरिजन में। अब मैं क्या करूंगा कि इस दूसरी वाली सोर्स को पहली वाली सोर्स के ऊपर रख देने वाला हूं, ऐसे। इन दोनों सोर्स को हम सेम रस्सी से अटैच कर देने वाले हैं, ऐसे। और ये दोनों वेव्स ये सेम रस्सी में अब जनरेट होने वाली है। तो आओ देखते हैं कि रस्सी का फाइनल शेप कैसा होगा इंटरफेरेंस के बाद।
तो हाँ, इसे करते हैं। अब देखो इंटरफेरेंस के कारण क्या होता है कि पहली वेव के कारण जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना, प्लस जो दूसरी वेव के कारण डिस्प्लेसमेंट होगा, यही हो जाएगा नेट डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो इस पोजीशन पे पहली वेव के कारण डिस्प्लेसमेंट ये कुछ है +1 और दूसरी वेव के कारण डिस्प्लेसमेंट ये है -1। तो यानी कि नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाने वाला है 0। सिमिलरली यहाँ पे दोनों वेव्स के कारण डिस्प्लेसमेंट 0, तो ये हो गया 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। कहीं तुम अगर बीच का भी पॉइंट लो, यहाँ पे मान लो, तो यहाँ पे अगर पहली वेव के कारण डिस्प्लेसमेंट हो रहा है +½ तो दूसरे कारण होने वाला है -½ तो यानी कि यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। तो यानी कि हर एक पोजीशन पे, रस्सी के हर एक पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट होगा 0 और ये रस्सी हमारी ऐसी रहने वाली है, हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल ही स्ट्रेट। तो यार ये तो बड़ी अजीब बात हो गई। मैंने रस्सी के अंदर 2 वेव्स छोड़ी, लेकिन फाइनली दोनों वेव्स एक दूसरे को डिस्ट्रक्ट कर गई और मेरे पास कोई भी वेव नहीं है रस्सी के अंदर। अब इसे ही हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब इसी का इस्तेमाल करती हैं नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स बाहर के नॉइस को कैंसिल करने के लिए। मान लो कि तुम कहीं ट्रेन में बैठे हुए हो और तुम्हारे कानों में बाहर की नॉइज आ रही है, ट्रेन की नॉइज कुछ ऐसे, ये है ट्रेन की नॉइज की वेव, ये तुम्हारे कानों में जा रही है। अब क्योंकि तुम्हें इसे ब्लॉक करना है, इसलिए तुमने नॉइस कैंसलिंग हेडफोन को पहन लिया। अब देखो इस हेडफोन में होता है एक माइक जो कि बाहर की नॉइज को सुनता है और उसके बाद ये इसकी एक कॉपी बनाता है जो कि पाई शिफ्टेड होती है। देखो ये हेडफोन ये बाहर की नॉइज को ब्लॉक नहीं करता है, बल्कि ये बाहर की नॉइज की एक कॉपी बनाता है जो कि पाई शिफ्टेड होती है और उसे भी तुम्हारे कान की तरफ भेज देता है। अब ये दोनों ही वेव्स, बाहर की नॉइज और उसकी पाई शिफ्टेड कॉपी, ये दोनों ही इंटरफेयर करने वाली हैं और इंटरफेयर करने के बाद तुम्हारे कान में जाने वाली है। अब क्योंकि ये दोनों वेव्स पाई शिफ्टेड हैं, इसलिए इंटरफेयर करने के बाद ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने वाला है और इसलिए तुम्हें कुछ भी सुनाई नहीं देने वाला है। तो ऐसे ही काम करती है नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स। अब देखो यानी कि अगर 2 वेव्स हैं जो कि पाई शिफ्टेड हो और फिर ये इंटरफेयर कर रही हैं, तो यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने वाला है और फाइनली कोई वेव नहीं होने वाली है। तो इसलिए हम कहते हैं कि लोहा ही लोहे को काटता है। जैसे कि यहाँ पे साउंड एक दूसरी साउंड को काट दे रहा है और फाइनली हमें कोई भी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। हाँ, अब देखो यहाँ पे हो रहा है परफेक्टली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि दोनों ही वेव्स एक दूसरे को कंप्लीटली काट दे रही हैं और हमें फाइनली बिल्कुल भी 0 वेव मिल रही है, कोई भी वेव नहीं मिल रही है। कोई छोटी वेव मिलती तो हम कह देते कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो हो रहा है परफेक्टली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो हमने अभी तक ये देखा कि अगर तुम्हारे पास 2 ऐसी वेव्स हों जो कि इन फेस हों और बिल्कुल ही ऐसे ओवरलैप कर सकती हूँ एक दूसरे के, तो यानी कि तुम्हें मिलने वाला है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन अगर तुम्हारे पास पाई शिफ्टेड वेव हो, ऐसी वेव, तो तुम्हें मिल जाएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।